एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द बाबर्स ट्रेड यूनियन। ये बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है जो कि मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई है। इसमें कहानी बताई गई है कि कैसे भारत के गांव में किस तरह से लो कास्ट लोगों को ट्रीट किया जाता है। इसमें कहानी है भारत के गांव की, जिसमें चंदू नाम का एक लो कास्ट नाई का बेटा रहता है और कैसे जो उसके गांव के जो ऑर्थोडॉक्स कट्टर रूढ़िवादी सोच के जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं, किस तरह से उसको सताते हैं, किस तरह से उसे परेशान करते हैं। जब उसकी बाप की मौत हो जाती है, चंदू की, जो एक नाई होता है और लो कास्ट का होता है, जो उस छोटे बच्चे के साथ किस तरह से उसे फोर्स किया जाता है और किस तरह से उस पे इतने ज़्यादा पहाड़ तोड़े जाते हैं। हम कहानी में देखेंगे किस तरह से उसकी बेइज्जती की जाती है। तो कैसे वो एक लो कास्ट बच्चा किस तरह से इन अपर क्लास, इन कट्टर लोगों से वो कैसे कैसे बदला लेता है, कैसे उनको सबक सिखाता है, हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो जो हमारे कहानी में जो प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो है चंदू, जो लो कास्ट नाई का बेटा है और ये छोटा है। तो इसका एक और फ्रेंड है जो है नरेटर, जो हमें अपनी जो चंदू की सारी कहानी हमें वो नरेट करके बताता है। इस नरेटर का कोई नाम नहीं है, लेकिन ये नरेटर अपर कास्ट से है, यानी जो नरेटर है वो एक ऊंची जात से आता है और जो चंदू है वो एक नीची जात का नाई का बेटा है। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, जिसमें हमें नरेटर कहानी बताना शुरू करता है। तो नरेटर कहता है कि मेरा मानना है कि मॉडर्न इंडिया के बनाने वाले लोगों का जब नाम लिखा जाएगा, या मॉडर्न इंडिया के बनाने वाले लोगों के नाम में जो है चंदू का नाम भी एक नाम जो शामिल होना चाहिए, वो चंदू का नाम भी जरूर शामिल होना चाहिए। क्योंकि चंदू ने एक ऐसा अजीब तरीका निकाला था, चंदू ने एक अजीब राय रखी थी, जो सच में जिसने सबको सबक सिखा दिया था और जिसने एक नई मिसाल कायम कर दी थी, जिसने भारत को मॉडर्न बनाने का एक श्रेय, थोड़ा सा श्रेय जो है हमारे चंदू को भी जाता है। तो वो कहता है कि मैं चंदू को तब से जानता हूँ, उन दिनों से जानता हूँ जब चंदू फटे पुराने कपड़े पहना करता था और जिसमें उसका पूरा शरीर भी ढक नहीं पाता था। हम दोनों गांव के गली कूचों में, पतली पतली गलियों में खेला करते थे और चंदू जो था वो मेरा सीनियर था, यानी वो मुझसे करीबन 6 महीने बड़ा था, लेकिन हर मामले में वो मुझसे आगे था और मैं हमेशा उसे फॉलो किया करता था। हमेशा मैं उसके पीछे पीछे चला करता था। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए एक जीनियस था। वो काम जो मैं नहीं कर पाता था, वो चंदू उसके लिए बहुत आसान होती थी। जैसे वो जहरीली मधुमक्खियों को आराम से पकड़ लेता था, लेकिन जब कभी कभी मैं जो गांव के जो वेल होता है, गांव का कुआं होता है, मैं वहाँ पानी पीने जाता था, तो मुझे तो ये सारे इंसेक्ट और मधुमक्खियाँ काट लेती थी, और लेकिन उसका जो असर है वो चंदू पे नहीं होता था। और जब हम बड़े हो रहे थे तो वो भी एकदम परफेक्ट मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि वो इतनी अच्छी काइट्स बनाता था और उनको इतनी बेहतरीन तरीके से वो फ्लाई भी करता था, इतनी खूबसूरत और डेलिकेट डिजाइन वो बनाता था और इतने अच्छे से वो काइट को बैलेंस कर पाता था। और लेकिन एक बात है, लेकिन वो सम्स, यानी वो मैथ्स के सम्स करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था स्कूल में, क्योंकि शायद जो उसके पिता थे वो जो नाई थे, तो वो उसको काम पे लगा देते थे स्कूल के बाद। इसलिए जो हमारे मास्टर, जो गांव के मास्टर हैं, जो हमें होमवर्क देते थे, उसके पास वो करने का समय नहीं था। लेकिन वो कविताएं पढ़ने में बहुत माहिर था, उसे कविताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और कभी कभी वो बुक की जो किताब की जो कहानियां हैं, उसको भी वो इस तरह से पढ़ता था जिस तरह से कोई कविता पढ़ता हो, क्योंकि उसे कविता पढ़ना बहुत अच्छा था। जो मेरी माँ थी वो उससे नफरत करा करती थी, क्योंकि जो चंदू को स्कॉलरशिप मिलती थी स्कूल से, लेकिन मुझे तो पढ़ाई के लिए पैसे देने पड़ते थे इसलिए। और हमेशा वो मुझे मना करती थी चंदू के साथ खेलने के लिए, क्योंकि वो कहती थी कि चंदू एक लो कास्ट, एक नीच जात का नाई का बेटा है और मुझे अपने स्टेटस का, अपनी कास्ट का, अपनी ऊंची क्लास का ध्यान होना चाहिए। लेकिन जो भी मेरे बाप दादाओं ने मुझे सिखाया था, उनमें से मैंने कभी सुपीरियॉरिटी नहीं सीखी कि मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं उनसे बड़ा हूँ, ये सब मैंने कभी उनसे नहीं सीखा था। और मैं कभी कभी बहुत मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी जब मेरी माँ मेरे माथे पे एक सफ़ेद तिलक लगाती थी, क्योंकि मुझे बहुत उससे शर्म महसूस होती थी। और जो एक तरह के फॉर्मल कपड़े जो वो मुझे पहनाती थी, एक टाइट कॉटन के पजामे मुझे वो पहनने के लिए देती थी, और जूते देती थी जिसमें गोल्ड का काम हो रखा था, और सिल्क की टर्बन वो मुझे पहनाती थी। लेकिन हमेशा से मैं वो कपड़े पहनना चाहता था जो चंदू पहनता है। चंदू एक खाकी के जो कच्छे होते हैं वो पहनता था, जो कि रिटायर्ड सूबेदार ने उसे दिए थे, और पुराना फटा पुराना गला हुआ बिल्कुल एक वेस्ट कोट, एक
कोट और जिसमें बटन्स लगे होते थे, और एक कैप जो शायद जो लाला हुकुम चंद का था, जो हमारे गांव के लॉयर थे, तो उनके फटे पुराने जो कपड़े थे वो हमारा चंदू पहना करता था। इतने भी नहीं फटे होते थे, लेकिन हाँ वो जो कपड़े थे वो चंदू को दे दिया करते थे। और कभी कभी मुझे चंदू की आज़ादी से मुझे थोड़ी सी जलन होने लगी थी। वो आज़ादी जो उसे उसके बाप के मरने के बाद मिली, क्योंकि जो चंदू के पिता थे वो प्लेग की बीमारी से मर गए थे। इसलिए अब चंदू ने क्या करा था, चंदू ने अब वो सब जगह क्या करता था, वो जाता था लोगों के घर जाता था और क्या करता था, उनके हेयर कट करता था, उनकी शेव बनाता था और उन लोगों की बनाता था। वो हर सुबह सुबह जाता था, जो बड़े ऊपर अपर क्लास के हाई क्लास के लोग होते थे वो उनके घर जाता था। फिर जब उनकी शेव वेव बना के बाल वाल काट के वो आता था घर, वो नहाता धोता था और फिर वो गांव पे चला, फिर वो गांव से 6 मील दूर शहर जाता था। तो लाला हुकुम चंद जो कि एक लॉयर थे, जो शहर जाते थे क्योंकि वहाँ पे एक कोर्ट था, तो वहाँ उनकी गाड़ी में वो पीछे लटक के 6 मील दूर वहाँ पे गांव से शहर चला जाता था। लेकिन चंदू मुझसे भी प्यार करता था, वो जानता था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था। तो चंदू जब भी शहर जाता था तो उसे पता था कि मैं जो हूँ स्कूल, मुझे वो तो गाड़ी में लटक के चला जाता था, वो जो कोर्ट वकील थे उनकी, लाला हुकुम चंद की। लेकिन भाई मुझे तो पैदल ही रगड़ रगड़ के 3 मील दूर जाना पड़ता था, क्योंकि जो हमारा स्कूल था सेकेंडरी स्कूल वो एक बड़े गांव में था। लेकिन चंदू ने तो स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि उसके जो पिता की मौत के बाद वो अपने घर का काम, क्योंकि उसे ही नाई का काम संभालना था। लेकिन वो हमेशा गाँव शहर से मेरे लिए तोहफे लाया करता था, एक पेंट ब्रश, गोल्ड इंक, वाइट चौक और भी बहुत सारी चीज़ें लाया करता था। और बहुत अलग अलग बातें भी मुझे वो बताया करता था शहर के बारे में, जो भी वो नई चीज़ें देखता था। और पर्टिकुलरली वो मुझे इंग्लिश स्टाइल के कपड़ों के बारे में बहुत डिटेल से बताता था, जो उसे बहुत अट्रैक्ट करते थे। यानी चंदू को जो इंग्लिश स्टाइल के जो कपड़े थे, जो लॉयर्स, चपरासी साहब और जो पुलिस वाले जो पहनते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो सब देखता था और फिर वो आके मुझे बताता था। और वो कहता था, क्योंकि वो जब वापस आता था तो वो फिर से जो है, वो जो कोर्ट में जो वकील थे उन्हीं की गाड़ी, जो लाला हुकुम चंद है उन्हीं की गाड़ी में वो बैठ के वापस आता था, क्योंकि वो कोर्ट में बैठ के वो जो बाहर लोग होते हैं उनके बाल वाल काट दिया करता था। और सुबह में वो जाता था, मतलब यहाँ पे गाँव के सारे लोगों के बाल काट के, फिर वो मतलब गाड़ी में बैठ के फिर वो वहाँ पे शहर चला जाता था कोर्ट में। कोर्ट के बाहर भी वो बैठ करके लोगों के बाल वाल शेव वेव कर दिया करता था। अब शाम को जब लाला हुकुम जो है वो शाम को वापस आते थे गाँव अपनी गाड़ी में, तो फिर से वो शाम को गाड़ी में बैठ के वापस आ जाया करता था। तो वो कहता था कि मुझे इतना अच्छा लगता है ये कोट वगैरह पहनना। और कभी कभी तो मैंने यूँ सोचा कि मेरी माँ जो घर के पास है, जो मेरी कमाई हुई रकम होती है वो रखती है, तो कभी कभी मुझे लगता था कि काश मैं चोरी कर लूँ और मैं वैसे कपड़े पहनूं जैसे कालन खान पहनते हैं। तो वो कालन खान ना एक डॉक्टर हैं, तो वो एक डेंटिस्ट हैं, और वो ना गांव के सारे लोगों के दांत ठीक करते हैं और बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। तो फिर वो कहता है नरेटर की ना, मुझे चंदू जो है, चंदू मुझे बताता था कि कैसे डॉक्टर कालन खान किस तरह से कपड़े पहनते हैं। वो एक यंग आदमी है, बाल वो साइड के करके रखते हैं और बहुत अच्छे सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और काला कोट पहनते हैं, बहुत अच्छे ट्राउजर्स पजामे पहनते हैं, पैंट पहनते हैं और एक कोट, मतलब एक पम्प्स जूते भी बहुत सुंदर से पहनते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनका एक लेदर बैग भी है जो बहुत अच्छा है, जिसमें वो अपने सारे चमकते हुए इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं, औजार रखते हैं। तो फिर उसने मुझसे एक एडवाइस मांगी। उसने मुझसे कहा कि अच्छा मुझे बताओ, अगर एक नाई का बेटा जो मैं हूँ, जो मैं 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, और मैं क्या ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा शानदार नहीं लगूंगा अगर मैं डॉक्टर कालन खान की जैसे कपड़े पहनूंगा? हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पिंपल ठीक करना और लोगों के फोड़े फुंसी ठीक करना और कट्स जो लोगों के लग जाते हैं वो ठीक करना मुझे मेरे पिता ने सिखाया है, और उनके पिता ने उनको सिखाया था। तो मुझे इतना तो पता है, तो मैं ये कपड़े पहनूंगा तो मैं शानदार लगूंगा ना? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे हमेशा उसकी खुशी में खुश होना अच्छा लगता था, क्योंकि वो मेरे लिए एक हीरो था। एक दिन मैं बहुत खुश हुआ और उसे देख के मेरे तो बहुत ही, मुझे इतनी खुशी महसूस हुई जब मैंने पाया कि चंदू मेरे सुबह सुबह घर पे आया, मेरे घर के दरवाजे पे वो खड़ा था। और ये सुबह का वक्त था। वो एक सफ़ेद टर्बन यानी सफ़ेद जो है पगड़ी पहने था और एक सफ़ेद कलर का कोट पहने था, जो बहुत थोड़ा सा बड़ा था साइज में, लेकिन खैर बहुत खूबसूरत था। और इतने प्यारे चमकदार जूते पहने था जिससे बहुत अच्छे लग रहे थे, और उसके हाथ में एक लेदर बैग था। और
फिर वो मुझे मिलने आया था, क्योंकि वो अब लोगों के बाल काटने जा रहा था, बड़े ऊंचे लोगों के, हाई कास्ट लोगों के वो घर में जा रहा था बाल काटने। तो वो बस मुझे दिखाने आया था कि उसके कपड़े कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा अद्भुत, शानदार, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और फिर वो उन घरों की तरफ चला गया, जमींदार की घर की तरफ चला गया जिसकी उसे आज शेव बनानी थी। और फिर भी मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया, क्योंकि सुबह का वक्त था, स्कूल जाने में अभी देर थी। तब उस गली में ज़्यादा लोग नहीं थे, और मैंने अकेले ही देखा किस तरह से जो चंदू की शान थी, कैसे वो एक डॉक्टर के कपड़े पहने हुए था और किस तरह से शान से वो चल रहा था। वो अवॉइड कर रहा था जो जो सड़क में जो दीवारों पे जो जो गाय का गोबर के उपले बने होते हैं, उनको अवॉइड कर रहा था कि उसके जो कोट में ना लग जाए। और जो गंदा पानी जो नालियों में बह रहा था, उसको भी अवॉइड, बच बच के वो किस तरह से निकल रहा था कि उसके कपड़े खराब ना हो। तो जैसे ही हम उस जमींदार के घर में घुसे, तो उनका जो छोटा सा बेटा था वो हाथ से तालियां बजाने लगा खुशी से, और वो एकदम चिल्लाने लगा कि वाह, जैसे कि चंदू के आने का वो स्वागत कर रहा हो, क्योंकि चंदू बहुत खूबसूरत से कपड़े में था। ऐसा लग रहा था कि मिशन स्कूल के जो पादरी साहब होते हैं उनकी ड्रेस में हो। तो वो बहुत शानदार लग रहा था। जो विजय चंद थे, जो जमींदार थे, ऊंचे घराने की, ऊंची जात के, उन्होंने कहा राम राम। और जैसे ही उसने चंदू को देखा तो वो चिल्लाने लग गया, गंदी नाली के कीड़े, तुमने ये लेदर बैग जो गाय के मांस से बनाई, तुमने हमारे घर में लाने की कैसे हिम्मत करी? और ये कोट किसका है? ये तो किसी डॉक्टर का लग रहा है। और ये लेदर पर्स, ये तो किसी जानवर का ही है। और ये कोट भी किसी मतलब डॉक्टर का है। किस तरह के कपड़े पहने? और ये अंग्रेजों वाले शूज किस तरह से पहने? निकल जाओ मेरे घर से, शैतान के बच्चे। तुम हमेशा ही मेरा धर्म जो है अपवित्र कर दोगे, मेरा घर अपवित्र कर दोगे। और तुम्हें ईश्वर का डर नहीं है? मुझे पता है तुम्हारे पापा मर गए हैं, तुम्हारे बाप मर गया है, इसलिए तुम्हें अब किसी बात का डर नहीं है। उसने कहा, चंदू ने कहा, लेकिन सर, जो है जमींदार साहब, मैं तो डॉक्टर के कपड़े पहना हूँ। हाँ हाँ ठीक है, गंदी नाली की कीड़ी, यहाँ से चले जाओ और वो कपड़े पहन के आओ जो तुम्हारी औकात के बराबर हो। जितनी नीची जात के हो तुम, नाई हो, और उस तरह के ही तुम कपड़े पहन के आओ। और यहाँ पे मुझे ऐसे नए कपड़े पहन के मत दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हारे कोड़े लगवाऊंगा। लेकिन जमींदार साहब, चंदू ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, तुम किसी काम के नहीं हो, और मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना, नहीं तो मुझे पूरा घर पवित्र करना पड़ेगा गाय के डंग से, यानी गाय के गोबर से मुझे पूरा घर पवित्र करना पड़ेगा। चंदू वापस आ गया। चंदू अब वापस आया, उसका चेहरा लाल था, गुस्से से और शर्म से। उसने मुझे नहीं देखा शर्म की वजह से, क्योंकि मेरे ही सामने उस जमींदार ने उसकी बेइज्जती करी थी। जो जमींदार का बेटा था, छोटा सा बेटा, वो जोर जोर से चीखने लगा था, रोने लगा था, क्योंकि उसके पिता ने इतने चिल्ला के चंदू की बेइज्जती करी थी। तो मैं उस बच्चे को छुपाने रुक गया था। और फिर जब मैं आगे आके मैंने देखा, तो चंदू आगे उसी गली में एक साहूकार की दुकान पे सामान खरीदने लगा। मैंने देखा कि वो जो है गेहूं को, कोई जो है अनाज को तोल रहा है और तराजू में। और फिर उसने चंदू को देखा, और चंदू को उसने भी गालियां देना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुम गंदी नाली के कीड़े, तुम कितने गंदे लग रहे हो, और तुम्हें तो अपने पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना चाहिए उनके मरने के बाद, और तुम्हें यानी बूढ़ी माँ को संभालना चाहिए, और तुम देखो कैसे गंदे कपड़े पहने हो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर के। जाओ और अपने खुद के कपड़े पहन के आओ, तभी मैं तुम्हें अपने बाल काटने दूंगा। जो कपड़े तुम्हारे औकात के हैं वही पहना करो, और तभी मैं तुम्हें अपने बाल कटवाने दूंगा। और उसके बाद चंदू और ज़्यादा बुरा हो गया, उसके साथ उसे और ज़्यादा बुरा लगने लग गया, और वो इस तरह से भागा जिस तरह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो ऐसा सोच रहा था शायद मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूँ, क्योंकि शायद मैं भी तो एक अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता था। वैसे ही मैंने उसे चिल्ला के कहा, पंडित परमानंद के पास जाओ, पंडित परमानंद के पास जाओ, उसे बताओ कि तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं हैं, अनक्लीन नहीं है, अपवित्र नहीं है। तभी जो पंडित परमानंद थे उस जमींदार के घर से बाहर निकले, और उन्होंने कहा, अच्छा तुम भी उसी लड़की के साथ, तुम्हारी दोनों की मिली भगत है, और मुझे इसलिए, और शायद पंडित परमानंद को जमींदार के घर में इसीलिए बुलाया गया कि शायद घर को पवित्र करने के लिए, क्योंकि वो घर में जो है उस गाय के मांस का लेदर का बैग ले आया था, तो इसलिए पंडित जी को बुलाया होगा जमींदार के घर को पवित्र करने के लिए।
तो पंडित परमानंद ने बोला, तुम लड़कों को स्कूल की एजुकेशन ने बर्बाद किया है, बिगाड़ दिया है। तुम्हारे लिए तो ठीक है कि तुम इस तरह से अच्छे कपड़े पहनो, क्योंकि बड़े होके तुम एक पढ़े लिखे इंसान बनोगे और तुम्हें हक भी है क्योंकि तुम एक ऊंची जात के हो। लेकिन ये नीची जात के लड़के को इस तरह के कपड़े पहनना शोभा नहीं देता, और इसके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि हमारी दाढ़ी छू लेता है, हमारे सर के बाल काट लेता है और हमारे हाथ छू लेता है, इतना ही इसके लिए काफ़ी है। ये नीची जात का है और ये शैतान है, और इसको कोई भी हक नहीं इस तरह के कपड़े पहनने का। चंदू ने फिर ये सब सुन लिया था जाते जाते, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा और वो भागता चला गया। ऐसे ही भागा जैसे कि उसके पास कोई और ज़रूरी काम हो, जो उसके दिल में कोई एक सोच हो जो उसको उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि अब स्कूल जाने का वक्त है, खाओ और स्कूल चले जाओ। पूरा दिन में जो चंदू के साथ सुबह में हुआ वो मैं सोच सोच के मेरा अच्छा दिन नहीं गुजरा। और जब शाम हुई तो मैं चंदू की झोपड़ी में गया जहाँ उसकी माँ रहती थी। मैंने उसकी माँ से पूछा, और उसकी माँ थोड़ी झगड़ालू टाइप की थी क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, और ऑफ कोर्स वो लो कास्ट की वुमेन थी, क्योंकि जो अपर क्लास की वुमेन थी वो हमेशा उसे ताने देती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। लेकिन खैर उसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो एक मतलब बूढ़ी सी 60 साल की उम्र की हो गई थी, क्योंकि वो उसने मुझे थोड़े गुस्से तरीके से पूछा, क्योंकि जो थे उसकी उम्र हो गई थी, लोग उसको इतना परेशान करते थे, इसलिए वो चिड़चिड़ी हो गई थी और इतने 60 सालों से वो सब सह रही थी। तो जब मैंने उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि अच्छा तुम क्या करने आए हो, अच्छा तुम अपने फ्रेंड से मिलने आए हो, तो मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा अगर तुम्हारी माँ को पता चले कि तुम यहाँ पे आए थे तो वो मेरी आंखें नोच लेगी, क्योंकि मेरी आंखों ने तुम्हारे सुंदर चेहरे को देखा, और तुम क्या इतने ही मासूम हो जितने तुम लग रहे हो, या तुम बाकी लोगों की तरह पाखंडी हो। मैंने पूछा चंदू कहाँ है माँ। फिर उनके लहजे में थोड़ी नरमी आई और उन्होंने कहा मुझे नहीं पता बेटा, वो आज शहर गया है और उसने कहा है कि उसने कुछ पैसे कमाए हैं लोगों के शेव करके जो सड़क के साइड में बैठते हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या करने वाला है, मुझे नहीं पता कि वो अपने पिता के जो क्लाइंट हैं वो उन्हें कैसे वो सर्व कर रहा है या उन्हें वो परेशान कर रहा है, क्योंकि वो कभी कभी छोटी गलतियां फनी चीज़ें कर देता है जिससे वो गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें गुस्से होने की ज़रूरत नहीं, वो तो एक बच्चा ही है। और तुम जाओ खेलो जाके, जब वो आएगा तो मैं बता दूंगी, वो आने ही वाला होगा और वो आता ही होगा। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। चंदू ने फिर मुझे सीटी बजाई, शाम को सीटी बजा के उसने मुझे बुलाया, और ये हमारा कोड था। ये हमारा तब कोड था एक तरह का, क्योंकि जब बड़े बूढ़े और ये कट्टर लोग बैठे होते थे तो वो हमें एक साथ देखना पसंद नहीं करते थे, इसलिए हमारा जब हमें मिलना होता था तो चंदू मुझे सीटी मार के बुलाता था। तो जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझसे कहा कि जैसे तुम बाज़ार में आना मुझसे मिलने, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो जैसे ही मैं उससे बाज़ार में मिलने गया तो उसने फटाक से मुझे बताना शुरू कर दिया, तुम्हें पता है मुझे 1 रुपए मिले हैं लोगों के शेव करके और लोगों के बाल काट के कोर्ट के पास सुबह में, और अगर मैं शाम को जल्दी वापस नहीं आता उन लॉयर की गाड़ी में तो शायद मुझे और पैसे मिलते, मैं और पैसे कमा पाता। और तुम्हें पता है मैं इन पाखंडी, इन रूढ़िवादी, इन ऑर्थोडॉक्स अपर क्लास लोगों को एक सबक सिखाऊंगा। मैं स्ट्राइक पे जाऊंगा, मैं हड़ताल पे जाऊंगा, और मैं अब इन लोगों के घर नहीं जाऊंगा इनके बाल काटने। और देखो मैं एक जापानीज बाईसाइकिल भी खरीद रहा हूँ जो मैंने एक लड़के से खरीदी है 5 रुपए में, और मैं उसे चलाना भी सीख जाऊंगा और उससे फिर मैं शहर जाऊंगा, और तुम देखना कि मैं बहुत शानदार लगूंगा अपनी बाइक पे, अपने कोट में, अपने लेदर के शूज़ में, और सर पे मेरे पगड़ी होगी वाइट कलर की, और शायद बहुत अच्छा। और उस बाईसाइकिल में आगे एक बास्केट भी है जिसमें मैं अपने जो औजार हैं वो मैं रख सकता हूँ। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा हाँ सच में, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि हमेशा मैं चंदू की खुशी में हमेशा उसके साथ खुश था। मैं इसलिए भी खुश था क्योंकि अब मुझे भी शायद कभी कभी वो गांव के स्कूल में छोड़ दिया करेगा, या शायद मुझे भी वो चलाने के लिए मिल जाएगी। जो चंदू ने वो साइकिल खरीदी थी, और किस तरह से उसने नेगोशिएशन कम ज़्यादा करके भाव से साइकिल खरीदी थी, और किस तरह से उसने पैसे बचा के साइकिल खरीदी थी, उससे मुझे ये पता चल गया कि चंदू असल में एक अच्छा मतलब बच्चा समझदार इंसान तो है ही, लेकिन बिजनेस में भी वो बहुत आगे। मैंने इतना नहीं सोचा था कि वो इतना ज़्यादा आगे होगा बिजनेस में, और इतने पैसे उसे मिलते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने जमा करके एक साइकिल खरीदी। उसने मुझसे कहा कि हाँ तुम वेट करो 1 या 2 दिन, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे तुम्हें
इतनी हंसी आएगी जितनी तुम्हें कभी तुम इतने नहीं हंसोगे। मैंने कहा नहीं प्लीज़ मुझे बताओ, अभी बताओ, क्योंकि उसकी जो एक्साइटमेंट थी उसे देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा था। उसने कहा नहीं नहीं वेट करो, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, मैं हिंट दूंगा तुम्हें, और ये एक सीक्रेट है जो सिर्फ बार एक नई ही कोई पता है। और क्योंकि मेरी ये जॉब है, अभी तो फिलहाल मुझे साइकिल चलानी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलाते साइकिल जिस तरह से तुम चला रहे हो। लेकिन फिर उसने कहा नहीं नहीं मेरे को तो सब पता है मैं कैसे चलाता हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं चला रहा हूँ और तुम पीछे से पकड़ो। अब मैं जो था साइकिल को देखने लग गया क्योंकि वो बहुत चमकदार थी, और इस चक्कर में वो साइकिल चलाने लग गया चंदू, और मैंने टाइट से पकड़ा नहीं था इसलिए चंदू गिर गया। अब पास के जो लोग जो बैठे थे, जिसमें काफ़ी सारे किसान थे, साहूकार थे, मतलब एक स्टॉप था जहाँ बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग की भीड़ थी वहाँ, जमींदार थे, किसान थे, और सब जोर जोर से हंसने लग गए जब चंदू गिरा। उन्होंने कहा, एक साहूकार बोला, अच्छा हुआ लड़की तुम्हारे साथ, तुम तो हो ही जंगली और बिगड़े हुए, और हड्डियां तोड़ो, अच्छा है तुम्हारी हड्डियां टूटे और तुम मर जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तभी तुम अपने होश में आओगे। चंदू ने अपना जो सर था उसका मतलब शर्म से दोबारा से झुक गया, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा मतलब बहुत ज़्यादा उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और मुझे वो कहा चंदू ने, बेवकूफ़, तुम्हारी वजह से मैं गिर गया, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने अच्छे से ही पकड़ना चाहिए था। मुझे लगा कि शायद चंदू इतना गुस्सा है, शायद वो मेरा गला पकड़ेगा, लेकिन फिर उसने कुछ कहा नहीं। मुझे देख के वो मुस्कुराने लग गया। फिर हम दोनों मुस्कुराया, फिर हमने उसे दोबारा से शुरू कर दिया। फिर मैंने इस बार टाइटली पकड़ा उस साइकिल को, और फिर चंदू चलाना शुरू करो, और देखते ही देखते उसने बैलेंस बनाया। ऐसा लगा एक पल को कि शायद वो गिरने वाला है, लेकिन फिर उसने इस तरह से पेडल मारा, इस तरह से ग्रिप बनाई, इस तरह से बैलेंस किया कि वो एकदम अच्छी तरह से साइकिल लेके चल पड़ा, और वो इस तरह से आगे गया, और मैं उसके पीछे पीछे भागता हुआ जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है, और वो चलाना साइकिल सीख गया था, और मैंने उसे खूब सारी शाबाशी दी, और हम दोनों भागते रहे, करीबन 1 मील तक हम भागे। इस तरह से हमने साइकिल चलाना सीखी। तो मैं अगले दिन भी बड़ा खुश था कि मैं साइकिल चलाऊंगा, लेकिन मैं अपनी आंट्स के घर चला गया था स्कूल से ही सीधा। तीसरे दिन चंदू ने मुझे बुलाया, और उसने मुझे कहा कि हाँ, जिस जोक की मैं बात कर रहा था आज मैं वो तुम्हें जोक बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे अभी बताओ क्या है। तो हम दोनों एक दीवार के पीछे छुपे, और उसने मुझसे कहा कि देखो वहाँ पे कौन कौन लोग बैठे हैं, मुझे बताओ। तो मैंने ऐसे छुप के देखा, और मैंने बताया कि सारे जमींदार बैठे हैं, और किसान भी बैठे हैं, सॉरी किसान बैठे हैं जो जमींदार का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा दोबारा से देखो। तो मैंने कहा हाँ हाँ जमींदार भी वहीं पे है। अरे उसकी तो इतनी लंबी सी सफेद सी गंदी सी दाढ़ी है, ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर लग रहा हो। मैं इतनी जोर से हंसा, मैंने कहा हाँ, और उसकी इतनी मोटी थिक पूरी मूछें भी हैं और पूरी दाढ़ी भी है, बिल्कुल जंगली शेर लग रहा है, एकदम जानवर जैसा लग रहा है। तो मैंने चंदू से कहा, देखो मेरी बात सुनो, जब तुम वहां पे जाओगे तो तुम उन्हें कहना ऊद बिलाओ, बीवर्स बीवर्स। तो बीवर्स एक तरह का जंगली एक छोटा सा जानवर होता है, रात की तरह होता है। तो वो तुम ऐसा बोलोगे तो वो चिढ़ जाएंगे, और तुम्हें तो वो कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि तुम तो अपर कास्ट के हो। तो मैं इतना जल्दबाज था जो उसकी पूरी बात मानने के लिए, तो मैंने गया, और मैं उनके पास मतलब जहाँ पे वो लोग बैठे थे मैं वहाँ पे गया, मैं चिल्लाने लगे, बीवर्स बीवर्स, ऊद बिलाओ। और जो थे सारे जो शॉप के जो लोग थे वो मेरे पे चिल्लाने लग गए, और जो किसान थे वो एकदम से जोर जोर से हंसने लग गए, क्योंकि वो सच में हंसने ही चाह रहे थे, क्योंकि जो जमींदार था वो बिल्कुल जोकर ही लग रहा था, बिल्कुल कुष्ठ रोगी लग रहा था। वो बता रहा है चंदू, इतनी बड़ी बड़ी मूछों में। तो जो साहूकार था वो कहने लग गया, पकड़ो इस छोटे शैतान को। ये और ये जो नाई का लड़का है, दोनों की साथ में मिली भगत है इस चंदू की। और ऑफ कोर्स जो मैं तो एक जो ट्री को मैंने क्लाइम कर लिया था, और मैं फिर उस तरफ से फिर मैं टेंपल मंदिर में मैं जंप कर गया, और कोई फ़र्क मुझे नहीं पकड़ पाए वो। अब ये जो रूमर थी कि भाई ये खबर थी कि भाई जो बार्बर का जो नाई का लड़का है वो स्ट्राइक पे है, वो हड़ताल पे है, वो इनके बाल नहीं काट रहा है, इसकी वजह से तो जितने भी रूढ़िवादी और ये जो कट्टर, ये जो बूढ़े लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, इनकी दाढ़ियाँ इतनी बड़ी हैं, इसकी वजह ये है। तो सब जगह मजाक बनने लग गया कि देखो ये कितने ज़्यादा कट्टर हैं, बाल तक दाढ़ी तक नहीं कटवा रहे हैं उससे। तो इस तरह से होने लग गया पूरे गांव में, पूरे हर घर में ये खबर पहुंच गई कि इसकी वजह से इस हड़ताल की वजह से इनकी जंगलियों जैसी दाढ़ी बढ़ी रखी है। और क्या हुआ, एक तो जमींदार की बीवी ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी अगर तुमने दाढ़ी नहीं कटवाई तो, क्योंकि नहीं तो मैं किसी और के साथ भाग जाऊंगी जो तुमसे यंग दिखता है, तुम तो इतने बूढ़े दिखते हो, और ये दाढ़ी कटवाओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। तो इस तरीके से इतना सीरियस मैटर बन गया, और चंदू ने बहुत ही अच्छा बिजनेस करा था। तो वो कहता है कि नरेटर चंदू जो था
शहर में जाता था और खूब अच्छा कमा के लाता था और खूब उसने पैसे जमा किए, नए कपड़े भी खरीदे, अपने लिए नए औजार खरीदे और मुझे भी उसने बहुत ढेर सारे तोहफे दिए। जो गांव के जो विलेज एल्डर्स थे वो उसे धमकाने लग गए कि तुम्हें हम जेल भेज देंगे, जिस तरह से तुमने बदतमीजी करी है और तुमने ये सब, मतलब उसे धमकाने लगे कि तुम्हारी, और उसकी माँ को भी, चंदू की माँ को भी वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। लेकिन चंदू की माँ भी अब थोड़ी सी ठीक हो गई थी, पहले से उनकी हालत ठीक हो गई थी, इसलिए चंदू की माँ ने उन्हें समझाया कि जो चंदू कर रहा है वो बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। अब गांव के जितने भी ऊंची जात के साहूकार जमींदार थे, इन्हें इतना गुस्सा आया। इन्होंने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि हम वर्का के एक नाई को बुला लेते हैं और हम उसे एक आना देंगे, क्योंकि चंदू को तो हम 2 पैसा देते हैं और एक आना तो बहुत ज्यादा है, तो वो हमेशा पक्का आ ही जाएगा वर्का का नाई। अब चंदू हमारा बहुत समझदार था, उसे पता था कि ये लोग ऐसे ही कुछ करेंगे, किसी और नाई को बुला लेंगे बाल काटने के लिए। तो उसने क्या करा, चंदू ने एक शहर की नाई की दुकान देख रखी थी, तो उसने अपना दिमाग लगाया, सोचा कि मैं इसी नाई की दुकान की उल्टी तरफ मैं अपनी दुकान खोलूंगा नाई की, और मैं पार्टनरशिप में लूंगा अपने भाई को, अपने कजन को। तो चंदू का जो कजन होता है वो वर्का का नाई होता है, वही जिसे इन बूढ़े ऊंची जात वाले लोगों ने बुलाया था। तो वो कहता है कि मैं ही वर्का का जो नाई है वो मेरा कजन है, तो उसकी पार्टनरशिप में मैं दुकान खोलूंगा। और धूनो है वो इस मार्केट, जितनी भी मार्केट थी शहर की, उसका हेड था, तो उसकी भी हम पार्टनरशिप लेंगे। और भी बार्बर्स को उसने सारे सब लोगों को ये बात बताई। उसने कहा कि ये जो हम दुकान खोलेंगे ये हमारी 7 मील दूर होगी गांव से, और उसने एक स्पेशल मीटिंग बुलवाई जिसमें उसका अपना भाई कजन था, वर्का का नाई था, और धूनो भी था जो उस मार्केट का हेड था, और बहुत बहुत सारे बार्बर्स भी थे। तो सब लोगों को उसने बताया कि कितना ज़रूरी है, हम कब तक इन लोगों की चौखट पे जाते रहेंगे नाक रगड़ने की, और हमेशा इनके बाल काटने जाएंगे और हमेशा इनसे जिल्लत सहेंगे, और अब हमें इन्हें मजबूर करना होगा कि ये हमारे पास आए, ना कि हम इनके पास जाएं। हम दुकान खोलेंगे और यही हमारे पास आएंगे शेव करवाने और बाल कटवाने, नहीं तो इन्हें, अगर ये नहीं आते हैं तो ना आए, और इन्हें आना पड़ेगा। सो तब सब लोगों ने मान ली इसकी बात, और एक बड़ा सा इन्होंने दुकान खोली, एक यूनियन खोली जिसमें सारे लोगों की मिली भगत थी, सब लोग मिलजुल के इन्होंने फैसला की कि हाँ ये लोग नहीं जाएंगे। और उस शॉप का, उस बार्बर की शॉप का नाम रखा गया राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर्स ब्रदर हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सलून, जो एक बहुत बड़ा एक्टिव ट्रेड यूनियन बना बार्बर्स का। तो यहाँ पे इस तरह से एक पॉजिटिव वे में हमारे चंदू ने बदला लिया, एक सबक सिखाया, बदला नहीं लिया, एक सबक सिखाया उन लोगों पे, एक तमाचा मारा। जो लोग सोचते हैं कि उच्च जात और नीची जात अलग अलग होती है, इंसान इंसान होता है। जैसे हमारा नरेटर था, वो हमेशा चंदू को उसकी वैल्यूज के लिए पसंद करता था, ना कि उसकी कास्ट के लिए, क्योंकि लोग तो चंदू से हेट करते थे, उसे ये सोचते थे कि उसको तो पहनने का हक ही नहीं अच्छे कपड़े। लेकिन चंदू कितना अच्छा, आपने देखा कि किस तरह से उसने पैसे जमा करके एक साइकिल खरीदी, किस तरह से वो, उसका दिमाग भी अच्छा था, कितनी अच्छी उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर कितना अच्छा था। लेकिन फिर भी लोग उसके कैरेक्टर को नहीं देखते थे, लेकिन उसको हमेशा ये देखते थे कि वो कितनी निजी जात का है। और नरेटर हमारा असल में कैरेक्टर देखता था उस चंदू के, इसलिए वो उससे इतना प्रभावित था, इसलिए वो उसको इतना ज़्यादा लाइक करता था। तो हमेशा हमें भी ऐसा करना चाहिए, इंसान को उसकी कैरेक्टर से और उसकी जो अच्छी चीज़ें होती है उससे हमें उसको पसंद करना चाहिए, ना कि उसकी कास्ट से या उसकी रिचनेस से। तो आई होप आपको ये समझ में आई हो। अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट्स में मुझे बताएं आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।